Hello everyone. This is Life Insurance Chapter 2 Part 5. स्टार्ट लेते हैं हम। जो टॉपिक है आज का वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन बेसिकली क्या होता है? देखो बेटा, जब कोई पर्सन पॉलिसी को लेता है तो वो पॉलिसी के अंदर किसी भी पर्सन को अपना नॉमिनी बना सकता है। नॉमिनी मतलब अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ ड्यूरिंग टर्म्स ऑफ लाइफ पॉलिसी हो जाती है तो उस केस में क्लेम को रिसीव करने का राइट नॉमिनी के पास होता है। तो पॉलिसी होल्डर के पास क्या राइट हुआ? पॉलिसी होल्डर हैज़ अ राइट टू अपॉइंट ए सर्टेन पर्सन एज द रिसीवर ऑफ क्लेम मनी इन द केस ऑफ हिज डेथ इज़ नोन एज नॉमिनेशन। ठीक है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस क्लेम मनी को रिसीव करने का जो राइट होगा वो नॉमिनी का होगा। तो जिस पर्सन को वो राइट एक तरह से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है कि डेथ होने के केस में, तो वो क्लेम उसे मिलेगा। तो इस प्रोसीजर को नॉमिनेशन बोला जाता है। और जो पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है उस पर्सन को नॉमिनी बोला जाता है, तो वो पर्सन नॉमिनी होगा। इसके बाद है कि अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो जो पॉलिसी होल्डर है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पर्सन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट करे, वो एक से ज़्यादा लोगों को भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। और अगर पॉलिसी होल्डर, जब तक हमारी जो मेच्योरिटी डेट है पॉलिसी की, अगर वो तब तक सरवाइव करता है, मीन्स उसकी डेथ नहीं होती है, तो उस केस में नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा, रादर पॉलिसी होल्डर को ही क्लेम मिलेगा। तो नॉमिनेशन का जो सेक्शन है ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अंदर इसके लिए प्रोविज़न्स गिवन है, जिसके अकॉर्डिंगली नॉमिनेशन जो होता है फर्दर गवर्नड होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन कैसे किया जा सकता है? तो इसके दो मेथड हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, और सेकंड हो सकता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। प्रपोजल कि जब पॉलिसी होल्डर को प्रपोजल के अंदर सारी डिटेल फिल करनी होती है, जब वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो प्रपोजल फॉर्म के अंदर नॉमिनी का नेम फिल कर सकता है। तो जब वो प्रपोजल के अंदर नॉमिनी का नेम फिल करता है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उस प्रपोजल फॉर्म के अंदर ऐड करनी होती है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? नॉमिनी का नेम क्या है तो वो हमें बताना पड़ेगा, नॉमिनी की एज क्लियर करनी पड़ेगी, नॉमिनी का एड्रेस देना पड़ेगा। इसके अलावा नॉमिनी के साथ पॉलिसी होल्डर की क्या रिलेशनशिप है तो वो भी बतानी होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर प्रपोजल के टाइम ही पॉलिसी होल्डर ने डिसाइड कर लिया है कि मेरा नॉमिनी कौन होगा, तो उस कंडीशन में प्रपोजल के अंदर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी होगी। इसके बाद है, अगर प्रपोजल के टाइम वो क्लियर नहीं कर पाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर पॉलिसी कमेंस होने के बाद भी, पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद भी नॉमिनेशन अपॉइंट कर सकता है, और या अगर उसने प्रपोजल के टाइम डिसाइड कर लिया था तो वो उसको चेंज भी कर सकता है। उस केस में पॉलिसी होल्डर को क्या करना होगा? एक रिटन रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करनी होती है। रिटन रिक्वेस्ट उसको पॉलिसी लेने के बाद सबमिट करनी होगी इंश्योरर को, और फिर इंश्योरर जो है उसको रजिस्टर कर लेता है। तो यहाँ पर ये कमेंसमेंट के बाद की बात हो रही है, तो एक रिक्वेस्ट उसको करनी होती है इंश्योरर के पास कि तुम इसमें मेरा नाम, मेरे नॉमिनी का नाम चेंज कर दो या नॉमिनी को ऐड कर दो। तो फिर उसके बाद ही जो पॉलिसी होल्डर है उसको राइट मिल जाता है कि अपना नॉमिनी वो अपॉइंट कर सकता है या फिर वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन की क्या क्या फ़ीचर हो सकती है? सबसे पहला क्या है कि पॉलिसी होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो नॉमिनेशन को किसी भी टाइम, ठीक है, जब टर्म ऑफ पॉलिसी है तो उस टाइम किसी भी टाइम वो नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकता है या वो नॉमिनेशन को चेंज कर सकता है। सेकंड है
कि ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट करेगा, उसके पास ये राइट होते हैं कि वो एक से ज़्यादा पर्सन को अपने नॉमिनीज बना सकता है। नॉमिनी बेनिफिट को रिसीव करेगा और कब रिसीव करेगा, जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्लेम को रिसीव करने का जो राइट होगा वो नॉमिनी का होगा। नॉमिनी के पास अदरवाइज किसी भी तरह से राइट नहीं होता है कि वह पॉलिसी के ऊपर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस डाल सके। पॉलिसी को चेंज करने का राइट नहीं है, सिर्फ क्लेम को रिसीव करने का राइट है इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग टर्म्स ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो वो पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ क्लेम को रिसीव करने का राइट होता है। अगर इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, तब इंश्योर्ड के पास राइट होता है नॉमिनी को अपॉइंट करने का, ना कि पॉलिसी होल्डर के पास। पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी को लिया है, जैसे अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए पॉलिसी को लेता है तो इस केस में एम्प्लॉयर इज़ पॉलिसी होल्डर एंड एम्प्लॉई इज़ लाइफ एश्योर्ड। तो लाइफ एश्योर्ड के पास या इंश्योर्ड के पास राइट होगा कि वो अपना नॉमिनी किसे बनाना चाहता है, ना कि पॉलिसी होल्डर के पास। अगर असाइनमेंट होती है, मतलब एक पर्सन ने अपनी पॉलिसी को किसी और को दे दिया है, अपना राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, टाइटल किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस केस में जो नॉमिनेशन है वो अपने आप से कैंसिल हो जाता है। नॉमिनेशन जो है, अगर असाइनमेंट हो गई है पॉलिसी की तो उस केस में नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर नॉमिनी माइनर है तो जो इंश्योर्ड है उसको एक गार्डियन अपॉइंट करना पड़ता है। गार्डियन को जो प्रॉपरली जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर साइन करना होता है। गार्डियन किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है, उसको चेंज मतलब हो सकता है। इसके बाद जब जो पर्सन पहले माइनर था और वो मेजर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस में जो गार्डियन था उसका स्टेटस ख़त्म हो जाता है। जब तक एक पर्सन माइनर है जो नॉमिनी है तो उस मतलब जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक उसका एक प्रॉपर गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। तो गार्डियन के पास पूरे उसके पास राइट होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली साइन कर सकता है। तो ये है फीचर्स ऑफ नॉमिनेशन। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के क्या क्या प्रोविज़न हो सकते हैं। तो प्रोविज़न में मतलब जब नॉमिनेशन के जो प्रोविज़न्स हैं वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 में गिवन है। ये जो प्रोविज़न है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 में गिवन है। 39 में ये प्रोविज़न गिवन है। तो क्या क्या प्रोविज़न है। इंश्योर्ड कैन मेक नॉमिनेशन एट एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, कि जब तक हमारी जो मैच्योरिटी डेट अभी नहीं आई है पॉलिसी की या पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हुई है तो जो इंश्योर्ड है वो किसी भी टाइम नॉमिनेशन अपॉइंट कर सकता है। अगर नॉमिनी माइनर नॉमिनी है तो वो गार्डियन अपॉइंट कर सकता है जो नॉमिनी के बिहाफ पर बेनिफिट को रिसीव करेगा। सेकंड है नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड एट एनी टाइम ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ प्रपोजल। तो नॉमिनी जो है वो प्रपोजल के टाइम भी अपॉइंट किया जा सकता है, जो मैंने अभी आपको मेथड में बताया था। तो इंश्योर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है तो उसको वो एंडोर्स कर सकता है, एंडोर्समेंट करेगा, मतलब जब प्रपोजल को फिल किया जाता है तो उसी टाइम नॉमिनी को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है या एंडोर्समेंट के थ्रू उसको चेंज कर दिया जाता है तो उस केस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि इंश्योरर के पास नॉमिनेशन के कैंसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। अगर नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है या एंडोर्समेंट के थ्रू वो किसी और को ट्रांसफ़र हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो उस केस में इस चेंज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है
वो इंश्योरर तक प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है, इंश्योरर को एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देनी होती है नॉमिनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए और नॉमिनेशन के कैंसिलेशन के लिए। ठीक है, रिटन एक्नॉलेजमेंट देना मैंडेटरी होता है। इंश्योरर को ये इंफॉर्मेशन जब मिल जाती है कि नॉमिनेशन कौन नॉमिनी रहेगा, क्या चेंज हुआ है, किस तरह की एंडोर्समेंट है, तो इसके बारे में एक रिटन एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो इंश्योरर को प्रोवाइड करनी होती है। नॉमिनेशन अगर असाइनमेंट हुई है, पॉलिसी किसी और को ट्रांसफ़र हो गई है, तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें नॉमिनेशन को कैंसिल करना है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इन केस द नॉमिनी डाइज, अगर इंश्योरर से पहले नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो जो क्लेम होता है उस केस में जो क्लेम पे किया जाएगा, तो वो जब वो जो भी सक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो उसका जो होल्डर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसको पे किया जाएगा। ठीक है, मतलब नॉमिनी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका लीगल हायर होगा, जिसके पास उसके सक्सेशन का सर्टिफिकेट होगा, तो उस केस में जो क्लेम है वो उसको पे किया जाएगा। तो ही सर्वाइव करता है तो उस केस में जो अमाउंट है वो उसी सर्वाइवर को पे की जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा नॉमिनीज थे तो उस केस में जो क्लेम है तो उन सर्वाइवर्स को पे किया जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका इंश्योरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रीमियम होता क्या है? प्रीमियम एक ऐसा कंसिडरेशन है जो इंश्योरर को पे करता है। क्यों पे करता है? क्योंकि इंश्योरर उसको फ्यूचर में क्लेम देगा, उसके रिस्क को कवर करेगा। तो कवरेज के लिए जो उसने अपना रिस्क उसे ट्रांसफ़र किया है, तो उसके लिए उसको जो कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, इंश्योरर को जो पे करना पड़ता है, तो उसे प्रीमियम बोला जाता है। तो प्रीमियम इज़ द अमाउंट पेड बाय इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर टू इंश्योरर। तो वो जो अमाउंट है वो लमसम भी हो सकती है, एक साथ भी पे की जा सकती है, या वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। और क्यों पे की जाती है? क्योंकि जो इंश्योर्ड है वो पॉलिसी को, वो इंश्योरेंस को के कवर को ऑब्टेन कर रहा है, क्योंकि उसे क्लेम मिलने वाला है। तो जो अमाउंट जो होती है वो इंश्योरेंस कवरेज के लिए जो अमाउंट चार्ज की जाती है, तो उस अमाउंट को इंश्योरेंस प्रीमियम बोला जाता है। तो प्रीमियम एक ऐसी मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसमें इंश्योरर ने इंश्योर्ड के रिस्क को एक्सेप्ट किया है। इस तरह से ये मॉनेटरी वैल्यू है। तो प्रीमियम को ऑफिस ईयरली प्रीमियम भी बोला जाता है। प्रीमियम का जो दूसरा नेम है वो ऑफिस ईयरली प्रीमियम कहा जाता है इसे। प्रीमियम के 3 तरह के प्रीमियम हो सकते हैं। जो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो प्रीमियम है दैट इज़ रेगुलर प्रीमियम, सेकंड आता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, और थर्ड होता है राइडर प्रीमियम। अब ये रेगुलर प्रीमियम क्या होता है? रेगुलर प्रीमियम किसे कहते हैं? रेगुलर प्रीमियम जो पॉलिसी होल्डर नॉर्मली जो पे करता है, जो रेगुलर बेसिस पर पे करता है, ताकि वो पॉलिसी के बेसिक बेनिफिट को रिसीव कर सके, बेसिक बेनिफिट को वो सिक्योर कर सके। तो उसके लिए जो पॉलिसी होल्डर रेगुलर बेसिस पर प्रीमियम इंश्योरर को पे कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहा है, तो उस प्रीमियम को रेगुलर प्रीमियम बोला जाता है। सेकेंड जो प्रीमियम आता है वो है एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर इंश्योर्ड एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहता है, ठीक है, अगर रेगुलर बेनिफिट के अलावा जो नॉर्मल बेनिफिट हैं उनके अलावा अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहता है, तो उस केस में उसे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम का मतलब ये होता है कि अगर एवरेज से ज़्यादा रिस्क हो जाता है, जैसे अगर रिस्क ज़्यादा हो जाता है जितना ऑलरेडी था, लेकिन अगर 1 लाख की बात हुई थी लेकिन रिस्क अगर उससे ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो जितना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा रिस्क अगर हो सकता है, तो उस केस में एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है
उसे इंश्योरेंस कंपनी लेती है, तो इसे हम एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक्स्ट्रा जो लॉस है, जो एक्स्ट्रा रिस्क है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे जो लाइफ एश्योर्ड है उसकी एडवर्स हेल्थ है। एडवर्स हेल्थ मतलब या तो उसको कोई ऐसा डिसीज़ हो गया है जिसकी वजह से उसकी डेथ जल्दी हो सकती है, या एडवर्स फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। तो ये जो ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो रिस्क है, एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर दिया जाना है, एक्स्ट्रा अगर रिस्क है तो उस केस में एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। तो थर्ड टाइप का जो प्रीमियम है वो है राइडर प्रीमियम। अगर इंश्योर्ड एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहता है, इंश्योरर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है पॉलिसी होल्डर को और उसके बदले में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वो चार्ज करता है, तो उसे प्रीमियम राइडर बोला जाता है। राइडर प्रीमियम हम कहते हैं। तो इंश्योरर एक्स्ट्रा प्रीमियम इन राइडर्स के लिए चार्ज करता है। तो ये कौन कौन से राइडर हो सकते हैं? सबसे पहला है पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट। अगर एक पर्सन पार्शियल डिसेबल हो जाता है तो उस केस में उसको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसके लिए भी राइडर प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी लेती है। फुल और कंप्लीट डिसेबिलिटी बेनिफिट, या अगर पूरी तरह से वो डिसेबल हो जाता है, जो इंश्योर्ड है, लाइफ एश्योर्ड है, तो उस केस में भी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट हो सकता है कि फ्यूचर में अगर इंश्योर्ड का जो पॉलिसी होल्डर है, जो प्रीमियम को पे कर रहा है, अगर उसकी इनकम ख़त्म हो जाती है, उसकी इनकम कम हो जाती है, तो फिर फर्दर उसे प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। उसको एक तरह से रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि उसको वो प्रीमियम पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके बदले में उसको स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है राइडर प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है। तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है। लास्ट हो सकता है कि फैमिली इनकम बेनिफिट, कि अगर फैमिली की इनकम ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फैमिली इनकम नहीं है, या फैमिली इनकम काफ़ी कम हो गई है, तो उस केस में भी राइडर प्रीमियम पे करना होता है इंश्योर्ड को, पॉलिसी होल्डर को, इस तरह के बेनिफिट को लेने के लिए। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो कवर किया, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि नॉमिनेशन क्या होता है और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है। लेक्चर